प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिमी कंबलों और अपने सोने के कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। ये बताती हैं हमें दक्षिण भारत के बारे में। कौटिल्य के द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें यह जानकारी देती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिमी कंबलों और दक्षिणी भारत अपने सोने के कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। अर्थशास्त्र एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो शासन, कला और आर्थिक नीति और सैन्य राजनीति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट हर्षचरित पुस्तक है, वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, जो हर्षवर्धन के शासन के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत के हर्षचरित एवं कादम्बरी नामक दो। हर्षचरित में बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया है। अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत व्याकरण महर्षि पाणिनि के द्वारा, अकबरनामा अबू फजल द्वारा और मालविकाग्निमित्रम कालिदास के द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। चंदेल राजवंश ने किस राजा ने कांदरिया महादेव का निर्माण करवाया था? ठीक है, यशोवर्मन। कांदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश के चंदेल राजवंश यशोवर्धन द्वारा लगभग 1025 से 1050 के आसपास बनवाया गया था। इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो अपनी वास्तुकला की भव्यता और सुंदरता का नमूना है। इसे भगवान शिव के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। कंधार के द्विभाषी शिलालेख किन दो भाषाओं में लिखे गए हैं? ये ग्रीक और अरमीक में लिखे गए हैं। कंधार के जो द्विभाषी शिलालेख हैं अशोक के द्वारा 260 ईसा पूर्व शिलालेख में दो भाषाएं ग्रीक और अरमीकाई में लिखे गए हैं। अशोक के द्वारा निर्मित पहला शिलालेख, जो कि उसके शासन के 10वें वर्ष में उत्कीर्ण कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सब भारत में मंदिर स्थापत्य से संबंधित नहीं है? इसमें 3 शैलियाँ थी, द्रविड़, बेसर और नागर, लेकिन ये ऊर्ध्वविका नहीं थी। मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ मौर्य काल के दौरान हुआ था, किंतु आगे चलकर इसमें सुधार हुआ और गुप्त काल के मंदिरों की विशेषता से परिपूर्ण देखा गया। मंदिरों के निर्माण 3 शैलियों में हुआ था, नागर, बेसर और द्रविड़ शैली। साराग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य राजवंश के अधीन उत्तर एवं दक्षिणी भारत की वास्तुकला का सुमेलित मिश्रण हुआ। ये पट्टदकल के जो मंदिर हैं उनके अंदर जो शैली दिखती है वो चालुक्य के जो बादामी शासक थे उनके द्वारा पट्टदकल के जो मंदिरों के निर्माण करवाया गया था, उसमें चट्टानों को काटकर युक्त कक्ष और विशेष ढांचे वाले मंदिरों का निर्माण देखने को मिलता है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भी शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इग्लो के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? यह शिल्पादिकम, जो कि तमिल भाषा में लिखा गया है, तमिल काव्य है ये, और इसके लेखक है इग्लो आदिगल, जो कि जैन थे, और इस पुस्तक पर हमें जैन प्रभाव देखने को मिलता है। तमिल भाषा का पहला काल ग्रंथ है, जो कि प्रोफेसर महेडाले ने इसे तमिल साहित्य का इलियड कहा है। इसे तमिल साहित्य का रत्न भी कहा जाता है। शिल्पाधिकारम 32 प्रकार की सूती वस्त्रों की चर्चा की गई है। शिशुपाल के वध के लेखक महाकवि माघ हैं। इसमें ये पूछा गया है कि इसमें क्वेश्चन दिया गया हुआ में कालिदास जो हैं वो किसके अशोघोष एक दार्शनिक कवि हैं। इन्हें कालिदास के पहले सबसे महान कवि माना जाता है, जो संस्कृत के नाटक है। इन्हें काव्य के नाम से जाने वाली संस्कृत कविता की शैली को लोकप्रिय बनाया। अशोघोष ने कनिष्क के दरबार को सुशोभित किया। में कि किसने जो है
अशोक घोष ने किसके दरबार को सुशोभित किया? तो इसमें आ जाएगा कनिष्क के दरबार को। इसका जन्म उत्तर भारत के साकेत में हुआ था। स्थापत्य कला की शैली जिसमें नागर द्रविड़ के तत्वों का समावेश होता है उसे बेसर शैली कहा जाता है। दोनों ही शैली के मिश्रण को बेसर शैली कहा जाता है। इस शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। बेसर शैली में मंदिरों का आकार के आधार से शिखर तक गोलाकार अर्ध गोलाकार होता है। वृंदावन के वैष्णव मंदिर इसी शैली पर आधारित हैं। कल्हण एक लेखक है जिन्होंने के राजाओं के बारे में संस्कृत कविताएं लिखी हैं। कश्मीर का है ये प्रसिद्ध लेखक जो संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण के द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी यानी कि राजाओं की नदी, इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इन्हें प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी में कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन हैं? ये है धर्मपाल। धर्मपाल पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश की स्थापना 1750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। इस वंश में बिहार, अखंडित बंगाल लगभग 1750 से लेकर 1177 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल गोपाल के बाद शासक बना। साम्राज्य विस्तार के साथ साथ कई विहारों को दान दिया और पुनरुद्धार करवाया। उन्होंने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में की तथा नालंदा जो विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया और व्यय के लिए 200 ग्रामों को दान दिया। तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है किस धार्मिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? यह है नयनार, जो शैव धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय है। नयनार संतों को दिया जाता है। इनकी संख्या 63 है। चोल जो शासक है राजराज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिन्होंने बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जो नयनार है वो शैव धर्म से संबंधित है। नागर शैली वास्तुकला से निर्मित कौन सी प्रसिद्ध मंदिर अपनी कामोत्तेजक कामुक वास्तुकला मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है? यह खजुराहो। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित खजुराहो मंदिर नागर शैली में निर्मित किया गया है। यह मूर्तिकला के लिए महत्वपूर्ण है। इन मंदिरों की संख्या का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। खजुराहो के मंदिर सभी प्रमुख भारतीय मूल धर्मों वैष्णव से और जैन से संबंध रखते हैं। कोणार्क मर्तीम ये मंदिर है उड़ीसा में। जो कोणार्क सूर्य का मंदिर है ये उड़ीसा में स्थित है। गंग वंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। कलिंग शैली में निर्मित यह रथ के रूप में निर्मित ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। सूर्य मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला एवं जटिल समृद्धि मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिरों की शैली को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नागर शैली। उत्तर भारत की जो शैली है मंदिरों की शैली है उसे नागर शैली कहा जाता है। जो दक्षिण भारत की है उसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। और दोनों ही द्रविड़ और शैली दोनों ही प्रभावों का कड़ा है, इसलिए इसे बेसर शैली कहा जाता है। भारत में वैष्णव धर्म की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? ये स्थित है विदिशा में, जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा के आधुनिक बेस नगर 113 ईसा पूर्व से 110 ईसा पूर्व के मध्य हेलियोडोरस ने करवाया था, जो कि भारतीय यूनानी राजाओं के अति अलीसी के दास के दरबार में राजदूत थे, जिसके बाद वे शुंग राजा भागवद्र के दरबार में भेजा गया। चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ये होती हैं 360। चरक संहिता है आचार्य चरक है, जिसमें कि मानव शरीर से संबंधित अनेक रोगों के लक्षण, उनसे संबंधित चिकित्सा का वर्णन किया गया है। चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। रावण से किंग माउंट कैलाश नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा
में चित्रित किया गया है। ये एलोरा जो महाराष्ट्र में स्थित है गुफाएं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसे प्रदान किया गया है, जो कि भारत के औरंगाबाद महाराष्ट्र में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें एलोरा में 16 को कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है जो गुफा है, और इस गुफा में रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने वाला दृश्य दिखाया गया है। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया था? ये तमिल भाषा में। कंधार जो कला है के राजवंश के तहत विकसित की गई थी। कंधार की गई थी ये कुषाण शासकों के शासनकाल के दौरान। कुषाण यूनानी जो कला का प्रभाव है देश के पश्चिमोत्तर नवीन शैली का उदय हुआ कंधार शैली के नाम से जाना जाता है। कुषाणों ने इस शैली का बड़े पैमाने पर विकास किया और इस विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई। इसका निर्माण यूनानी रोमन में किया गया।